Hello, future officers. Jai Hind to everyone. This is your English mentor Harsh Pratap Singh and I welcome all of you on Defense Adda 24/7. कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल चल रहा है? आइयो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे होंगे और डे टू डे आप पढ़ाई कर रहे होंगे कि स्टडी रूटीन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर आप लोग को पता होगा, अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं, CDS की तैयारी कर रहे हैं, FCAT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इस पोर्शन से लोग पैनिक खाते हैं कि पैसेज आ गया। मैं आपको बताऊं, मैं आप लोग के लिए डेली आज से एक पैसेज का सेशन लेकर के आऊंगा और उस पैसेज को जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनके क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। अगर आपने उसको समझ लिया और अच्छे से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपके असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, FCAT सारे एग्जाम क्लियर हो रहे होंगे, राइट? तो आप हमारे पीछे पोस्टर्स देख रहे होंगे। ये सेक्शन डियर डिफेंस के सभी एग्जामिनेशन में आता है। एसेस, क्लोज टेस्ट, प्रेसी, इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा, क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। अगर आप पैसेज छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और पैसेज एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप हमारे साथ डेली लाइव जुड़ करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है पैसेज फॉर UPSC, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, FCAT एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है डियर? तो देखो ध्यान से, हमें कैसे करना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, हर चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जब एग्जामिनेशन में आपके सामने पैसेज ओपन होगा डियर, तो आप क्या करेंगे? कभी भी पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है? कभी भी आपको पैनिक नहीं होना है, राइट? आपको पढ़ना शुरू करना है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं गाइस, CDS की, FCAT की, कमांडेंट की, तो सेंट्रलाइजेशन आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा किसके फेवर में नहीं हूं? मैं बहुत ज़्यादा, वेरी मच इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मैं बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन के फेवर में नहीं हूं। क्लियर? ये बात ये बोलना चाह रहा है। डन, आगे पढ़ो। ऑन अ बिग स्केल, बहुत बड़े लेवल पर मैं बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन के फेवर पे नहीं हूं। समझना अभी तो ओवरऑल आपको हिंट मिल रहा होगा कि ये जो पैसेज है, ये सेंट्रलाइजेशन के मुद्दे पर बात करना चाह रहा है, ठीक है? इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया यहां पे, राइट? आगे पढ़िए। कह रहा है इन सच अ सिचुएशन, किस परिस्थिति में? सेंट्रलाइजेशन की परिस्थिति में, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही बड़े स्केल पर सेंट्रलाइजेशन के फेवर में नहीं हूं। तो वही वो आगे डिफाइन कर रहा है। कह रहा है इन सच ए सिचुएशन, इस तरीके की परिस्थिति में डिफिकल्टीज में अराइज। मतलब देखो, अगर यहां पर डिफिकल्टीज अराइज होता तो इसका मतलब होता समस्या उठेगी, बट यहां पर लिखा है डिफिकल्टीज में अराइज, जो प्रॉब्लम्स है वो शायद आ सकती हैं, ऐसा कुछ कह रहा है वो, ठीक है? आगे पढ़ो। एज इन द केस ऑफ द वर्किंग ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल भी दे रहा है किस तरीके की इंडस्ट्रीज में? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज के वर्किंग के केस में, राइट? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि यार ये कहना चाह रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर मैं सेंट्रलाइजेशन के फेवर में नहीं हूं। पहला पॉइंट तो ये कहना चाह रहा है ये, और आगे बोल रहा है कि इस तरीके की परिस्थितियों में प्रॉब्लम्स राइज हो सकती हैं, जैसा कि खादी इंडस्ट्रीज में और विलेज इंडस्ट्रीज में, उनके कामों में, भारत के अलग अलग कोनों में, कंट्री के अलग अलग कोनों में, अलग अलग पार्ट्स में, राइट? आगे देखो। कह रहा है द अप्रोच दैट ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू थिंग्स इन अ परफेक्ट मैनर इज रॉन्ग। समझने की कोशिश करना। कह रहा है एक ऐसा तरीका जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चीजों को कर सकता है एक परफेक्ट मैनर में, वो गलत है। तभी तो वो यहां पे कह रहा है कि मैं सेंट्रलाइजेशन को फेवर नहीं करूंगा। सपोज करो यहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, राइट? अब रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब रूरल एरियाज में सपोज करिए किसी भी विलेज का, ठीक है, कोई क्या है? प्रधान है, कोई क्या है? सरपंच है, कोई क्या है सर? कोई वहां का सरपंच है। अब रूरल एरियाज ने इसको नॉमिनेट किया है कि मेरा सरपंच ये है, मेरा सारा काम ये देखेगा। अब ये काम कर रहा है, तो उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हस्तक्षेप करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम से राइज होंगी। तो वही ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा तरीका जिसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चीजों को कर सकता है बिल्कुल परफेक्ट मैनर में, ये गलत है। रूरल एरियाज में प्रधान भी उस काम को कर सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? अगर उसके पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? आगे देखिए। आई एम सॉरी, कह रहा है मैं माफी, आई डू नॉट वॉन्ट टू बिलीव इन इट।
मैं इसमें बिलीव नहीं करना चाहता। साफ साफ कह रहा है कि मैं इसमें बिलीव बिल्कुल नहीं रखूंगा, आई एम सॉरी, ऐसा कह रहा है वो। सो इन रिगार्ड टू द रूरल इंडस्ट्रीज, देखो बात आ गई, किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है? रूरल इंडस्ट्रीज। एक होता है अर्बन मतलब शहरी होता है, रूरल मतलब ग्रामीण होता है, क्लियर? कह रहा है इन रिगार्ड टू द रूरल इंडस्ट्रीज could it not be worthwhile to get this work done through some non-official organization? कह रहा है क्या ये मूल नहीं हो सकता, worthwhile नहीं हो सकता है कि जो ये काम हो रहा है ये किसी नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करा दिया जाए? ऐसा वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है, क्लियर? तो आगे की तरफ देखो बिल्कुल ध्यान से, अब आगे पैसेज में क्या कह रहा है, ये है, अब यहां से शुरू हो रहा है, कह रहा है लेट दिस नॉट बी अ प्योरली सेंट्रल बॉडी। कह रहा है इसे हम लोग प्योरली सेंट्रल बॉडी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर प्योरली सेंट्रल बॉडी बना देंगे तो सर वो जो कहेगा एग्जीक्यूट हमें वही करना पड़ेगा, चाहे चीजें गलत ही क्यों ना हो। भाई सपोज करो बीजेपी की पार्टी है, राइट, बीजेपी की पार्टी है, ये जो बोलेगा वही अगर करना पड़ेगा, करेगी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन करेगी ना। अगर ये बोल देंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो पुलिस वही करेगी। तो वही ये कहना चाह रहा है कि लेट दिस नॉट बी अ प्योरली सेंट्रल बॉडी, आओ इसे पूरी तरीके से सेंट्रल बॉडी नहीं बनाते हैं। द सेंट्रल बॉडी शुड बी मियरली फॉर डायरेक्शन। कह रहा है सिर्फ ये जो सेंट्रल बॉडी है ये निर्देश के लिए रहनी चाहिए। इज रिगार्ड टू पॉलिसी, देखो किसके संदर्भ में, पॉलिसीज के रिगार्ड में, नीतियों के रिगार्ड में, एटसेट्रा। कह रहा है इट शुड हैव नथिंग टू डू विद द स्टेट बॉडीज। अब अगर सेंट्रल बॉडी का, अभी तक मैंने रूरल का स्टेट से बात किया है, अब पैसेज में सेंट्रल का किससे बात किया जा रहा है, स्टेट से। तो वही ये महाराज कह रहे हैं कि इट शुड हैव नथिंग टू डू विद द स्टेट बॉडी, इसके कंपैरिजन में कि इसका स्टेट बॉडी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कि भाई सेंट्रल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहां पर अगर एसपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, बात को समझना, तो इसका इससे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहा है। आगे देखो, इन रिगार्ड टू लुकिंग इनटू देयर डे टू डे वर्किंग और कीपिंग सम काइंड ऑफ सुपरविजन। कह रहा है यार इस तरीके का भी काम नहीं होना चाहिए कि उनके सारे दिन प्रतिदिन के कामचर्यों पर, जो वो दिन प्रतिदिन कर रहे हैं उस पर नज़र नहीं होनी चाहिए, और किसी तरीके का सुपरविजन नहीं बनाना चाहिए, और कंट्रोल नहीं करना चाहिए, चेक नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल वही वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहा है। आगे देखो, कह रहा है ऑफ कोर्स, बेशक अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, जो अकाउंट्स और ऑडिट्स हैं, शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो वही वो कहना चाह रहा है कि सब कुछ करें, ठीक है, इन सबका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से सेंट्रल बॉडी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन अकाउंट्स और ऑडिट्स पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरी तरीके से वो कह देगा भाई हम तुमको अकाउंटेबल ही नहीं है, तुमको रिस्पॉन्सिबल ही हम नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम शो हो जाएगी फिर। तो वही वो कहना चाह रहा है कि पैसों पर, ऑडिट पर सर आपका अधिकार होना चाहिए, बट आप हर छोटे छोटे मामले में अगर आप इंटरफेयर करोगे, ऑब्स्ट्रक्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस, इसके बजाय मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी डन बाय दीज नॉन ऑफिशियल बॉडीज। कह रहा है इसके बजाय बहुत सारी चीजें होनी चाहिए इन नॉन ऑफिशियल बॉडीज के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर वो सेंट्रलाइजेशन के फेवर में नहीं है जो पैसेज क्रिएट कर रहा है, जो ऑथर है, डन। तो एक ऐसा पैसेज आएगा, कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-4 लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज ढूंढने की, क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन का है और ढूंढें, कभी नहीं। हमेशा पैसेज को शुरू से लेकर के एंड तक पढ़िए, क्लियर। जब आप शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे तो आपको एक थीम समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या थीम समझ में आई आपको थीम ये समझ में आई कि सर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए सेंट्रल बॉडी का स्टेट बॉडी से, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, ऑडिट्स पर, अकाउंट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट नज़र रख सकती है, अगर नहीं रखेगी तो फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसमें भी मना करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस सेक्शन को छोड़ करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें अकाउंटेबल नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, कुछ इस तरीके की बातें, ठीक है, डन। तो ये पूरा पैसेज हमें समझ में आ गया है। अब इनके क्वेश्चंस को हम लोग ओपन करेंगे, और क्वेश्चंस ओपन करेंगे, आप लोगों को आंसर मुझे बताना है, गाइस, डन, ओके, कूल। देखो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्लियर टू ऑल, वेरी गुड, नाइस। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से आ जाओ। द राइटर डज नॉट फेवर सेंट्रलाइजेशन, द राइटर
डज नॉट फेवर सेंट्रलाइजेशन बिकॉज, पहली लाइन में उसने लिख दिया था कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो वही कहना चाह रहा है कि भाई राइटर्स सेंट्रलाइजेशन का फेवर नहीं करता है क्योंकि, अब देखो यहाँ पर डिफिकल्टीज अराइज लिखा है, लेकिन पैसेज में क्या लिखा था, पैसेज में क्या लिखा था ध्यान से सुनना, पैसेज में सर ये लिखा था डिफिकल्टी मे अराइज, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, इस बात को समझना, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ पे लिखी नहीं, ये गलत है, और कह रहा वर्किंग इज नॉट पॉसिबल, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डू एवरीथिंग परफेक्टली, ये लाइन लिखा था ना कि इन अ परफेक्ट मैनर में वो काम नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या बनता है, सी ऑप्शन। देखा, पैसेज को पढ़ने के बाद जब आप उसकी थीम को समझते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। ये बात समझ आई आप लोगों को, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये बातें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर कह रहा है, इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर हु शुड एडमिनिस्टर रूरल इंडस्ट्रीज। अगर आपने पैसेज को पढ़ा होगा, पैसेज में इसका आंसर हिडन था, कह रहा ऑथर के ओपिनियन में किसे रूरल इंडस्ट्रीज को एडमिनिस्टर करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्या कहीं पे वर्कर्स की बात हुई है पूरे पैसेज में, पूरे कंप्लीट पैसेज में सर वर्कर्स की बात ही नहीं हुई है, राइट, पूरे कंप्लीट पैसेज में वर्कर्स की बात ही नहीं हुई है, खत्म टाटा बाय बाय। और ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई ही नहीं है, किसकी बात हुई थी, नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की। पैसेज के बिल्कुल एंड वाले लाइन में, पैसेज के बिल्कुल लास्ट लाइन में नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी कि नहीं, बताओ, हुई थी कि नहीं, जस्टिफाई हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल करके आया सर, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर निकल करके आया ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर टू ऑल, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर भी होना चाहिए। अगले पर आइए, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल ध्यान से आ जाओ, देखो क्या लिखा है। व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बॉडी, ये होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बॉडी इफ देयर इज एनी, यदि वहां कोई है। कह रहा है सेंट्रल बॉडी के क्या फंक्शन होने चाहिए। एक तो वहां पर सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट है ऑथर, लेकिन उसने सेकेंड वाले पेज पे कुछ बोला था, ऑडिट्स पे, अकाउंट्स पे, डायरेक्शन दे सकता है, ये सारी बातें हुई थी ना। तो यहां पर कोई ऑर्गेनाइजिंग देम कह रहा है उनको ऑर्गेनाइज करने की ऐसी कोई बात ही नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन की, बिल्कुल गलत है। डायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज, ये वाला याद है आपको, डायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज, नीतियों का निर्देश देने के लिए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था कि आप सिर्फ डायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज बता सकते हैं, साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं ऑडिट्स और अकाउंट्स पर आपकी नज़र हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑडिट्स एंड अकाउंट्स की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो निकल करके आता है ऑप्शन नंबर बी निकल करके आता है। क्लियर है, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 उड़ाइए बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तेजी के साथ। What should do, who should do the auditing of the accounts of the rural industries? आंसर बताएंगे। देखो कह रहा है कि who should do the auditing of the accounts of the rural industries? रूरल इंडस्ट्रीज के अकाउंट्स की ऑडिटिंग किसे करनी चाहिए। क्या इस पूरे पैसेज में गाइज आप मुझे ये बताएं, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। सरकार की, जी नहीं। क्या किसी पॉलिटिशियन की, जी नहीं। बात किसकी हुई थी, नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की। देखो लास्ट वाले लाइन से ही आपको कितने क्वेश्चन के आंसर मिले, 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इसीलिए जब भी कभी आप कोई पैसेज पढ़ें, बिल्कुल बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से गाइज आप लोग क्या करें, बिल्कुल बिगिनिंग टू एंडिंग, बिल्कुल बिगिनिंग टू एंडिंग पर फोकस आप करें, ठीक है। बिगिनिंग टू एंडिंग पर आप फोकस करें, राइट, बिगिनिंग टू एंडिंग तक आप फोकस करें, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, सो दैट कि आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। थीम हमेशा आप समझ करके चले, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th नहीं 5th, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल। जब भी कभी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम देने जाते हैं, सीएपीएफ का अगर आप पेपर देने जाते हैं, किसका, सीएपीएफ का अगर आप पेपर देने जाते हैं, राइट, अगर आप सीडीएस का देना चाहते हैं, अगर आप एफकैट एग्जाम का देना चाहते हैं, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि सर एप्रोप्रिएट टाइटल उस पैसेज का बताएं। यहां पर लोग गड़बड़ी करते हैं। हमेशा पैसेज को पढ़िए,
थीम को समझिए, जैसा कि मैंने आपको पूरा थीम ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 ही थे, लेकिन 15 मिनट तक मैंने आपको पैसेज समझाए, कैसे आंसर निकालना होता है वो समझाया मैंने आपको। तो क्या अप्रोप्रिएट टाइटल, क्या आपको रूरल इंडस्ट्रीज टाइटल लग रहा है? बताइए, क्या वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ऐसी कोई बात हुई है? ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो बी ऑप्शन कट। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की क्या कोई बात हुई है? बिल्कुल नहीं। अब देखो, एक है रूरल इंडस्ट्रीज और एक है मैनेजमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इन दोनों में बेटर आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसकी बात हुई है पैसेज में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सो आपको ये पैसेज जो मैंने बताया, जो मेरा तरीका था एक्सप्लेन करने का, आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये स्पेशली मैं कमांडेंट वाले बच्चों के लिए, सीडीएस वाले बच्चों के लिए, एफकैट वाले बच्चों के लिए मैं ये पैसेज डेली लेकर के आया करूँगा, ठीक है। डेली बेसिस पर आपको प्रेसी, पैसेज, क्लोज टेस्ट मैं करवाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना, कभी भी ऐसे मत भागने की कोशिश किया करो, ठीक है। जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट सीएपीएफ एसी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही एफकैट की जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी बैच चाहिए हमारा एप्लीकेशन पर से, तो आप अड्डा 247 के एप्लीकेशन पर जाएं। सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए। जैसे ही सर आप इसको ओपन करेंगे तो आप आएंगे किस पे? आप आएंगे डिफेंस एग्जाम्स की तरफ, ठीक है। आप आएंगे डिफेंस की तरफ। ओ, चला गया सही। थोड़ा सा बोर्ड मेरा कभी कभी हैंग करने लग जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले अगेन कुछ नहीं करना आपको आना है सर अड्डा 247 के लिंक पर। पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पहला लिंक क्लिक करते हैं, ये देखिए, जैसे आप पहला लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफेंस दिखेगा, राइट। आप यूपीएससी के जस्ट नीचे आप डिफेंस पर क्लिक करिए। जैसे ही डिफेंस पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है डियर, तो ध्यान से सुनिए, ये सीएपीएफ का बैच है हमारा, ये एफकैट का बैच है, और ये सीडीएस का बैच है, ये डिफेंस महापैक है। तो जैसे ही सर आप सीएपीएफ एसी पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखिए असिस्टेंट कमांडेंट पर आपको बैचेस दिख जाएंगे मेरे। अचीवर्स बैच, इसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कराया हुआ है। और आपको पेपर 2 के लिए, जिसमें इंग्लिश 70 मार्क्स की आएगी, जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं गाइज, उनके लिए तो ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अचीवर्स बैच पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पेशल, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनकी जीएस बहुत अच्छी है, इंग्लिश में अगर वो वीक हैं, तो मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं गाइज। 100 घंटे का बैच है ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये वाला बैच स्टोर पर है, आपको दिख जाएगा, मैंने आपको बता दिया। तो अगर सपोज करो आप इस पर क्लिक करते हैं, आपने क्लिक किया इस बैच पर, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सर जैसे ही आप किस पर आएंगे, बाई नाउ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये जैसे ही आप बाई नाउ पर आते हैं, आप आगे बाई नाउ पर, तो यहां पर आप क्या करेंगे? आप जैसे ही सर यहां पर आप कूपन कोड डालेंगे Y756, जैसे ही आप यहां पर कूपन कोड डालते हैं Y756, यहां पर बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है, कूपन कोड आप लिख लेंगे Y756। जैसे ही अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद गाइज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन सारे प्राइसेस में, ठीक है। तो यही बैच आपका और कम हो जाता है। तो प्लीज़, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग सेशन को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, इस बैच के साथ साथ गाइज आप लोग इंग्लिश स्पेशल 1.0 में भी एनरोल करा सकते हैं, आप सीएपीएफ पेपर 2 में भी एनरोल करा सकते हैं। इंग्लिश उसमें मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। कूपन कोड आई थिंक आप भूले नहीं होंगे, आप कूपन कोड भूले नहीं होंगे। कूपन कोड क्या लगाना है सर? आपको कूपन कोड यहां पर लगाना है Y756, ठीक है। और किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए आप कूपन कोड ये लगा सकते हैं Y756S, राइट, क्लियर। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप शो मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे सर पैसेज बहुत अच्छा लगा, तो फॉर श्योर मुझे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो को बिगिनिंग टू एंडिंग तक देखा है। और मैं आपके लिए कल से और तगड़ा तगड़ा कंटेंट मैं ज़रूर लेकर के आया करूँगा। उसको पढ़ने के बाद आपका सभी एग्जाम क्लियर हो रहा होगा, इस बात को ट्रस्ट कर लें। एक वीडियो आपको डेली मिलेगी पैसेज से रिगार्डिंग डिफेंस अड्डा 24/7 के चैनल पर गाइस, ठीक है। So thank you so much everyone for the participation.
कमेंट्स करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद गाइस।